Hi everyone, I am Mudit Jain, and in this short video, we'll try to analyze a topper's copy of ethics paper. So the topper's copy that we'll discuss in this video is that of Medha Anand. She secured rank 13 in CSE 23 and she scored 140 marks in ethics paper. I have personally analyzed around 200 mark sheets of selected candidates of CSE 23, and the highest marks that I came across in ethics is 143 of rank 1, and Medha's 140 is the second highest marks in the limited number of mark sheets that I have come across. And I am glad to tell you that Medha utilized Decode Ethics book, and she was kind enough to mention that herself in the blog post as well that she wrote for my blog. So now let us see the section A questions. We'll discuss 3 questions of section A and 2 questions of section B, that is case studies. So here is the first question. In acts of corruption, the focus is often only on demand side of the equation, on public officials who abuse their office for private gain. Frequently, the supply side is given less attention. Those who pay bribes are sometimes depicted as innocent parties and victims of extortionary practices of wily public servants. Do you agree that collusive corruption in which there is a willing bribe giver is a formidable challenge for institutions fighting corruption? So, जो मुझे ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये कोल्यूसिव करप्शन वर्सेस कोर्सिव करप्शन के बारे में है, और ये पूछना चाह रहे हैं कि कोल्यूसिव करप्शन में जो ब्राइब गिवर भी होता है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है करप्शन की प्रैक्टिसेस के लिए, और आपके इसके बारे में क्या व्यूज हैं। तो पहले इनका क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि सेक्शन ए में जनरली एक्सेप्टेड ट्रेंड क्या रहता है पैटर्न आंसर राइटिंग का। सो शी हैज राइटफुली स्टार्टेड विद डेफिनेशन ऑफ करप्शन and then she has clearly laid out what she means by collusive corruption. तो करप्शन हो गया एक चीज, फिर कोल्यूसिव करप्शन क्या होता है कि उसमें एक ब्राइब गिवर भी है और एक टेकर भी है। ठीक है, फिर ये डायग्राम मैं बता दूं आपको। डायग्राम बेसिकली एक्ट्स एज +1 in your ethics paper across GS paper. If you have drawn one diagram in each of the question, according to me it is +1. Even if you not agree on +1, you will definitely agree that at least it is 0.5 marks. So if there are 80 questions in GS and if you have drawn 80 diagrams, that is highly unlikely, but for say if you have drawn 80 diagrams, that is at least 40 marks. So those 40 marks importance you will realize quite late. जो जैसे चक दे इंडिया में बोलते हैं, ये मेडल सिल्वर और गोल्ड का फर्क तुम्हें अभी नहीं पता है, बाद में पता चलेगा। तो वो कई बार होता है कि लोगों का पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू हो जाता है और फिर लास्ट अटेम्प्ट में जाके मौका मिलता है दोबारा इंटरव्यू देने का और फिर फाइनल लिस्ट में नाम आता है। वो 40 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है, लोगों का 10-12 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स से भी रहता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम, एंड शी हैज राइटफुली ड्रॉन अ वेरी सिंपल बेसिक डायग्राम। फिर हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सेपरेट हेडिंग्स में क्वेश्चन को डिवाइड करें, एंड शी हैज मेड सेपरेट हेडिंग के कोल्यूसिव करप्शन जो है वो फॉर्मिडेबल चैलेंज क्यों है, और उसके बाद पॉइंट्स में आंसर लिखा है। इस पे जरूर फोकस करें कि पॉइंट्स नंबर करें हैं 1 2 3 4, एस्टिक नहीं लगाया है, स्टार नहीं लगाया है, डॉट्स नहीं लगाए हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा और लास्ट में देखेगा कि अच्छा इसने 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एथिक्स में भी 5 पॉइंट्स लिखे हैं, एक डायग्राम बनाया है, इंट्रो लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, कीवर्ड्स यूज करे हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जाता है। वो आपको 5 से कम दे ही नहीं सकता, चाहे टफ से टफ चेकिंग ईयर क्यों ना हो, जितना भी स्केल डाउन कर ले एग्जामिनर और यूपीएससी, 5 से कम आपको मिल ही नहीं सकते 10 मार्क में अगर आपने ये सब एक क्वेश्चन में करा है। तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है नंबर करने का, तो इसलिए 1 लिखे, एस्ट्रिक, स्टार, बुलेट्स ये सब मत लगाएं, और सेपरेट हेडिंग बनाएं इसमें, ताकि जो कॉपी होती है, मैंने कहीं पढ़ा था, किसी टॉपर ने शायद स्ट्रैटेजी जो ब्लॉग पे लिखी थी उस पे लिखा है कि आंसर इज रेड वर्टिकली एंड नॉट हॉरिजॉन्टली।
तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के पैसे अगर मिल रहे हैं, जितनी जल्दी वो कॉपी चेक कर लेगा उतना बढ़िया है, उतना सेटिस्फाइड वो होगा आपके आंसर से। तो जब एग्जामिनर को सेपरेट हेडिंग मिलते हैं, हो सकता है वो पॉइंट्स पढ़े भी ना कि आपने क्या लिखे हैं, वो देखेगा अच्छा ये हेडिंग है, 5 पॉइंट्स हैं, तो डिसेंटली कवर करा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 4 या 5 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्दर जो नोटवर्दी चीज है आंसर में वो है यूज ऑफ एथिक्स। तो करप्शन आप जीएस 2 में पढ़ते हो, पॉलिसी में, हो सकता है आपने सोसाइटी में भी पढ़ा हो सकता है आपने जीएस 3 में पढ़ा हो। करप्शन जीएस 4 सिलेबस का टॉपिक है, लेकिन जनरली होता क्या है, उस प्रेशर एनवायरनमेंट में जब हमें 7 मिनट्स में 10 मार्क्स का आंसर लिखना होता है, तो लोग भूल जाते हैं कि यार ये एथिक्स का पेपर है, वो जेनरिक चीजें लिखने लगते हैं। वो जेनरिक चीजें जब आप लिखने लगोगे तब आते हैं 10 में से 3 मार्क या 4 मार्क, मतलब कि एथिक्स में है आपके सिर्फ 100 या सिर्फ 75, जबकि एथिक्स ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट है कि 150 भी आ सकते हैं आपके। तो यहां पे देखिए जो पॉइंट है, डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग एटीट्यूडनल चेंज। एटीट्यूड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है सिलेबस का। पहला चैप्टर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दूसरा है ह्यूमन वैल्यूज, तीसरा है एटीट्यूड, चौथा है एप्टीट्यूड, पांचवा है इमोशनल इंटेलिजेंस, छठा मॉरल थिंकर्स, 7 चैप्टर आपका प्रोबिटी पे है, और फिर पब्लिक सर्विस एंड सिविल वैल्यूज पे। तो अगर आपको ये सिलेबस ऐसे रटा हुआ है जैसे कि मुझे इनग्रेन्ड है, मेरे जहन में बसा हुआ है एथिक्स का सिलेबस, तो सिलेबस यूज करना बहुत आसान हो जाता है इन आंसर्स में। एग्जैक्टली व्हाट मेधा हैज डन, उन्होंने सीधा सिलेबस से पॉइंट बनाए हैं। एफिशिएंसी, अगर आप वर्क कल्चर का चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर 7 या चैप्टर 8 पढ़ते हो, उसमें प्रोफेशनल एफिशिएंसी वगैरह के टर्म्स काफी बार सिलेबस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए, तो एफिशिएंसी एक टर्म आ गया आपको। तो ये यूजेज करना थ्योरीज, थिंकर्स, कीवर्ड्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पासिंग रेफरेंस में। अब लास्ट में इन्होंने वे फॉरवर्ड अप्रोच दिया है। ये जीएस 2 जैसा क्वेश्चन है, तो वे फॉरवर्ड अप्रोच आसान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर एथिक्स के क्वेश्चन पे वे फॉरवर्ड अप्रोच दे सकते हो, इट इज हाईली अनलाइकली, लेकिन जो भी पॉलिसी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें वे फॉरवर्ड अप्रोच देना, चाहे आप पैरावाइज दो, चाहे आप ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाओ, ये बहुत बढ़िया होता है वे फॉरवर्ड अप्रोच पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस पे, जैसे कि करप्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और लास्टली कंक्लूजन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर जिसमें आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है, दैट विल लीड टू -1। अगर मैं एज एग्जामिनर, अब तक आपको मैंने मन बनाया था कि मैं 10 में से 5 दूंगा, अगर मुझे दिखा कि कंक्लूजन नहीं है, 5 में से 1 मार्क चला गया, 4 मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कंक्लूजन लिखने का +1 मिलेगा। 10 में से 5 अगर सोचा था एग्जामिनर, 5 ही देगा, अभी भी 6 नहीं देगा, लेकिन कंक्लूजन अगर आप नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स डेफिनेटली कटेगा। रीजन क्या है कि कंक्लूजन एंड करता है आपके क्वेश्चन को। हम रश पे होते हैं बहुत बार कि टाइम कम है, अगले क्वेश्चन पे जाना है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, इट्स ऑब्वियस, लेकिन चाहे 3 लाइन का चाहे 1 लाइन का कंक्लूजन जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि अब तक पूरे आंसर में आपने एथिक्स नहीं लिखा है, तो कंक्लूजन एक मौका है आपको बार बार, जो आप एथिक्स लिख सकते हो उसमें। तो जैसे इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र का, इसमें इन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मेंशन करा है, तो वो सीधा एथिक्स के सिलेबस से आता है। जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते हो एथिक्स में, तो उसके बाद कौटिल्य का रेफरेंस आता ही है। कौटिल्य के व्यूज क्या थे स्टेट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, वो सब पढ़ते हैं, तो उसको इन्होंने बहुत ही स्किलफुली यहाँ पे मेंशन करा है। तो ये था फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन सिटीजन चार्टर पे है। The Citizen Charter Initiative was a response to the quest for solving the problems which a citizen encountered day in and day out while dealing with the organizations providing public services. तो अब इसमें क्या करा इन्होंने, एक स्टेटमेंट दे दी है कि सिटीजन चार्टर का पर्पस क्या था, कि जो लोग रोजमर्रा की एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई उन्हें डिफिकल्टीज आती थी सिटीजन्स को, तो वो रिड्रेसल के लिए सिटीजन चार्टर बनाया गया था। ठीक है, but the introduction and implementation of citizens charter in the government of India has been difficult due to the old bureaucratic setup and rigid attitudes of the workforce. अब कह रहे हैं कि implementation और introduction जो है वो थोड़ा लैग कर रहा है because of the bureaucratic setup and the rigid attitude. जैसे ही आप क्वेश्चन में एटीट्यूड वर्ड देखते हो तो क्लिक होना चाहिए माइंड में कि एटीट्यूड सिलेबस का टॉपिक है,
और मुझे अब उस टॉपिक से आंसर में कीवर्ड्स लिखने हैं। डिस्कस द मेजर ऑब्स्टिकल्स दैट हैव बीन एनकाउंटर्ड इन इंप्लीमेंटिंग द सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। GS2 में भी आपने सिटीजन चार्टर पढ़ा है, एथिक्स में भी पढ़ा है, सिलेबस का ही टर्म है। इशू यहाँ पे क्या है, एक जो काफी लोगों को पता है बट स्टिल वो स्किप कर जाते हैं, वो है स्टेटमेंट को एड्रेस करना। जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव किस लिए आया था, उसका क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द मेजर ऑब्स्टेकल्स। मैं अगर एज एग्जामिनर चाहूं, मैं डायरेक्टली भी पूछ सकता हूं लास्ट लाइन के डिस्कस द मेजर ऑब्स्टेकल्स दैट हैव बीन एनकाउंटर्ड इन इंप्लीमेंटिंग द सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव। मुझे ये सब लिखने की जरूरत क्या है, पहली 4 लाइन। अगर यूपीएससी ने, एग्जामिनर ने पहली 4 लाइंस वो लिखी है, इंक वेस्ट करी है, पेज वेस्ट करा है स्पेस, तो आपको उसे एड्रेस करना है, आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो राइटफुली अब इन्होंने वही चीज करी है, सिटीजन चार्टर से शुरू हुए हैं, सिटीजन चार्टर का इन्होंने डेफिनेशन बता दिया बहुत सिंपल बेसिक तरीके से। उसके बाद इन्होंने उस स्टेटमेंट को एड्रेस करा है, सेपरेट हेडिंग बनाया है। सेपरेट हेडिंग जब हम बनाते हैं तो ट्राई करिए कि जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स मेंशन हैं उसी को हम डायरेक्टली पिक कर ले। वही वाली बात, आंसर इज रेड वर्टिकली एंड नॉट हॉरिजॉन्टली। तो जैसे ही एग्जामिनर देखेगा कि अच्छा डेफिनेशन लिख दी, फिर वो देखेगा ये हेडिंग बन गया, तो उसको समझ में आ जाएगा अच्छा इस एस्पिरेंट ने, इस कैंडिडेट ने जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, उसको भी एड्रेस करा है। ठीक है। अब जो चीज मैंने पिछले उसमें बताई थी, ये थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा गलत है। यहां पे टिक मार्क्स की जगह नंबर्स होने चाहिए। वही साइकोलॉजिकल इंपैक्ट वाली बात जो मैंने इन डेप्थ अभी मैंने आपको बताया पिछले आंसर में। तो यहां पे अगर नंबर्स होते तो इन्होंने पॉइंट वाइज इन्होंने बता दिया कि सिटीजन चार्टर जो है वो क्यों लाया गया था, क्या प्रॉब्लम्स थी जो एड्रेस करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए सिटीजन चार्टर लाया गया, और ये डायग्राम भी हो गया। ठीक है। उसके बाद जो मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन है वो आ गया कि मेजर ऑब्स्टेकल्स क्या हो रहे हैं। अब ऑब्स्टेकल्स लिखने को बहुत सारे हैं, ट्राई करिए कि एथिक्स के लिखे पॉइंट। 2 पॉइंट तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गए हैं। क्वेश्चन क्या लिख रहा था यहां पे, ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप एंड रिजिड एटीट्यूड। तो ये 2 पॉइंट्स तो आप रिपीट कर सकते हो। अगर आप रिपीट करना नहीं चाहते हो, अगर आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, तो क्या करना है, हब एंड स्पोक डायग्राम बनाओ उन पॉइंट लिखने के बाद, और ये जो 2 पॉइंट्स यहां लिखे हुए थे क्वेश्चन में, वो उधर मेंशन कर दो। कभी भी जो क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स हैं या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको मिस आउट मत करना। आपको रिपीटेटिव लग सकता है, ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोचेज है जिससे मैंने जीएस में बार बार स्कोर करा है। ये प्लीज फॉलो करना, उनको स्किप मत करना। जो पॉइंट्स वहां पे लिखे हैं वो तो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। तो अब जो ऑब्स्टेकल्स इन्होंने बताए हैं वो है लैक लीगल बैकिंग, और अपडेशन नहीं है, कंसल्टेशन नहीं है, लोकल लैंग्वेज में नहीं है, सिटीजंस आर नॉट अवेयर, ठीक है, एंड ब्यूरोक्रेटिक एपैथी। तो यही वो पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक एपैथी जो एक्चुअली क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है, तो वो यहां पर आ गया है। ठीक है। आपको अगर और पॉइंट्स लिखने हैं जो कि सिलेबस से लिंक हो, तो आप एटीट्यूड के बारे में लिख सकते हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यूज कर सकते हो कि एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में, इस आंसर में मिंगल हो सकता है। ठीक। और लास्ट में दोबारा ये पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वे फॉरवर्ड अप्रोच यूज करिए। पिछले क्वेश्चन में इन्होंने डायग्राम बनाया था वे फॉरवर्ड अप्रोच के लिए, इस बार इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो अब एज एग्जामिनर मैं यहां देख रहा हूं 6 पॉइंट प्लस 2 8 पॉइंट तो मतलब लिखे ही हैं। कीवर्ड्स है, एक डायग्राम था, इंट्रो था। तो मैं इस क्वेश्चन में मैं बाउंड हूं एज एग्जामिनर 5 मार्क्स देने के लिए। मैं 5 से कम दे ही नहीं सकता, चाहे जितना भी स्केल डाउन क्यों ना हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, इसके बाद हम 2 केस स्टडीज देखेंगे। Quality of public service delivery is a major determinant of quality of life of vulnerable sections in a highly unequal society divided along the lines of caste, class, religion, etc. In this background, do you think that public service delivery is efficient and sufficient enough to improve the lives of vulnerable groups in India? तो फिर वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी
मेजर डिटर्मिनेंट है वल्नरेबल सेक्शंस की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, वो स्टेटमेंट दे दिया, आपने उसको एड्रेस करना है। फिर एक क्वेश्चन आ गया कि क्या पब्लिक सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट और सफिशिएंट है उनकी लाइव्स को इंप्रूव करने के लिए। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको क्लिक होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिलेबस का टर्म है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है ये टर्म सिलेबस में, तो आपने इसके बारे में पढ़ा होना चाहिए थ्योरी। वो बेसिक थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी वो आपको काम आती है इंट्रो में। इंट्रो एक ऐसी चीज है जिसमें आपका दिमाग नहीं चलता है, आपके सिर्फ हाथ चलते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने इंट्रो लिखना चालू कर दिया, डेफिनेशन लिखनी चालू कर दी, और मैं सोच अगले आंसर के बारे में रहा हूं कि मैं क्या हेडिंग बनाऊंगा, उसमें मैं क्या पॉइंट्स लिखूंगा, मेरा डायग्राम क्या होगा। इंट्रो में आपका दिमाग नहीं चलता है, सिर्फ हाथ चलते हैं। वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है। तो ये रीजन है कि एथिक्स अभी भी पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एथिक्स लो हैंगिंग फ्रूट है तो आप सीधा एग्जाम हॉल में गए बिना थ्योरी पढ़े और आप आंसर लिख दोगे बढ़िया। तो इन्होंने क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी का बेसिक थ्योरी जो है वो इंट्रो में लिख दिया है। उसके बाद इन्होंने बता दिया कि वो डिटरमाइन कैसे कर रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो स्टेटमेंट थी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो इन्होंने दोबारा एड्रेस करी है। ये स्किल है क्वेश्चन को सब पार्ट्स में ब्रेक करने की जो आपको डेवलप करनी है। अगर मान लो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है और आपने ये पार्ट नहीं लिखा होता, आप सीधा मेन क्वेश्चन पे गए होते, तो 10 मार्क के क्वेश्चन में हम ट्राई करते हैं जनरली जीएस में कि 10 पॉइंट्स लिखें। एथिक्स पे 5 या 6 पॉइंट्स भी एक्सेप्टेड है क्योंकि 10 पॉइंट लिखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को तोड़ देते हो ऐसे सब पार्ट्स में, तो अब 2 पार्ट्स हो गए क्वेश्चन के, तो मुझे अब हर पार्ट के लिए सिर्फ 5-5 पॉइंट्स लिखने हैं। मैं 5 ना भी लिखूं, मैं 3 पॉइंट्स तो बड़े आराम से लिख सकता हूं। तो एक पार्ट में मैंने 3 पॉइंट लिख दिए, दूसरे में मैंने 4 या 5 पॉइंट लिख दिए, तो ओवरऑल मेरे क्वेश्चन में 8 पॉइंट्स हो गए। प्लस मैं इंट्रो दूंगा, मैं कंक्लूजन दूंगा, मैं डायग्राम दूंगा, तो बहुत ईजी हो जाता है +5 स्कोर करना एथिक्स में अगर आप क्वेश्चन को ब्रेक कर पाते हो। तो इन्होंने बहुत अच्छे से ब्रेक करा है। और उसके बाद यहाँ पे डायग्राम बनाया है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड फंड डिसबर्सल, जो कि कीवर्ड्स बस सीधा उठाए हैं सिलेबस से पब्लिक सर्विस डिलीवरी के। और जब ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है थ्रू डिलीवरी चैनल्स, और ये सब चीजें इंश्योर कर देती है। हेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वल्नरेबल कैन बी इंप्रूव्ड बाय क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस। बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट करा है। ठीक है, अब जो आपका मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि क्या पब्लिक सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट और सफिशिएंट है, इनको आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए, दोनों के लिए 2-2 पॉइंट्स लिख दीजिए, क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इन्होंने वही लिखा है कि इसके नेगेटिव्स क्या हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी अभी एफिशिएंट क्यों नहीं है, क्या नेगेटिव्स हैं, जिसमें पॉवर्टी डिस्कस करा है, हेल्थ इंडिकेटर्स बताए हैं, एजुकेशन बताया है, और व्हाट मोर नीड्स टू बी डन। तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से सफिशिएंसी और एफिशिएंसी को और बेटर आप एड्रेस कर सकते हो। यहाँ पे फैक्ट्स फिगर्स बहुत लिखे हैं जो कि GS2 में बहुत हेल्प करेगा। GS4 में आई एम नॉट श्योर कि GS4 में ये फैक्ट्स और फिगर्स कितना हेल्प करेंगे। लिखने के लिए बढ़िया है, आपको अपनी टेक्निकल सुपीरियरिटी दिखानी है एग्जामिनर को, बट एथिक्स के कीवर्ड्स मत भूलिएगा। ये एथिक्स का क्वेश्चन है, इसमें एथिक्स आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी का क्वेश्चन GS1 में आया था, GS1 में सोसाइटी में, GS2 में नहीं, न GS3 में। इस बार हो सकता है वो क्वेश्चन GS4 में आ जाए। तो क्या आपका अक्रॉस द पेपर आंसर सेम रहेगा? अगर GS1 में क्वेश्चन पूछा है तो मैं सोसाइटी के टर्म्स लिखूंगा, अगर GS2 में पूछा है तो मैं पॉलिसी के टर्म्स लिखूंगा, मैं ARC से किसी तरह से लिंक करने की कोशिश करूंगा। GS3 में पूछा है तो मैं इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह के टर्म्स इंक्लूड करूंगा, साइबर फ्रॉड वगैरह इंक्लूड करूंगा, और GS4 में मैं एथिक्स के टर्म्स में लिखूंगा। तो ये स्किल क्वेश्चन पढ़ते ही उसको तोड़ना प्लस एथिक्स के टर्म्स यूज करना, डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और जब आप सॉल्यूशन लिखते हो तो नेचुरल उसका वे फॉरवर्ड अप्रोच और कंक्लूजन में एक्सटेंशन होता है सॉल्यूशन लिखना, तो सॉल्यूशन अप्रोच काफी सही रहती है। और लास्ट में जैसे अब तक थोड़ा महसूस हुआ होगा कि एथिक्स शायद कम है इस आंसर में, तो अगेन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था, इन्होंने वही अप्रोच यूज करी है कि लास्ट में एक कीवर्ड लिख दिया है, ताकि अगर एथिक्स अब तक थोड़ा कम था
तो कंक्लूजन में एटलीस्ट मैं एथिक्स का कीवर्ड लिख दूं, ताकि एग्जामिनर को मैं साइकोलॉजिकली एंड में भी एक बार इंपैक्ट करूं कि हाँ मैंने एथिक्स लिखा है आंसर में। तो ये 3 क्वेश्चन थे सेक्शन ए के। अब हम केस स्टडी देखेंगे और इनकी अप्रोच देखेंगे केस स्टडी को सॉल्व करने की। केस स्टडी काफी बड़ी है, आप लोग भी 2 मिनट 3 मिनट ले लो इसको रीड करने के लिए। जनरली क्या होता है, हम पहले सेक्शन ए करते हैं और मेरे हिसाब से कायदे से सेक्शन ए ही पहले करना चाहिए। सेक्शन ए में 13 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 10 मार्क का होता है, हर 10 मार्क के क्वेश्चन को 7 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होता है, तो मतलब सेक्शन ए आपका 91 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सेक्शन बी के लिए आपके पास 90 मिनट होने चाहिए। ये कायदा है, ये आइडियल स्टेट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। आपके पास एग्जाम हॉल में आपके पास मैक्स 80 मिनट्स बचेंगे केस स्टडीज करने के लिए। तो 6 केस स्टडीज 80 मिनट, मतलब हर केस स्टडी पे रफली 13 मिनट्स। इतना माइक्रो मैनेजमेंट और एफिशिएंसी के बाद भी, मेटिकुलस प्लानिंग के बाद भी, लास्ट केस स्टडी में आपके पास 5 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे। या आप अक्रॉस द टॉपर्स उठा के पूछ लो, लगभग सब यही बोलेंगे कि 5 से 7 मिनट बचे थे लास्ट केस स्टडी के लिए, और पूरे उन्होंने 4 पेज 5 पेज जितने दिए थे वो भर दिए। तो जैसे ही आप केस स्टडी पढ़ते हो, आपको पढ़ते हुए ही उसमें स्टेक होल्डर्स ढूंढने हैं और उसमें इश्यूज ढूंढने हैं, क्योंकि जनरली यूपीएससी क्वेश्चन ही पूछता है व्हाट आर द एथिकल डिलेमास और व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस स्टडी। तो अगर आप पढ़ते हुए में उनको मार्क कर लो, क्वेश्चन पेपर में स्टेक होल्डर्स को सर्कल कर लो, इश्यूज को अंडरलाइन कर लो, तो एक पार्ट ऑफ जो आंसर है वो केस स्टडी पढ़ते हुए ही हो जाएगा। अब मानो ये लास्ट केस स्टडी अगर, और आपको 5 मिनट में करनी है, 7 मिनट में करनी है, तो आपको 2 मिनट तो आपने रीड करने में ले लिया है, 3 मिनट 4 मिनट बचे हैं लिखने को। तो पहली रीडिंग ही लास्ट रीडिंग है क्वेश्चन की, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो उसको इफेक्टिवली पढ़ना है, फोकस करके काम होके पढ़ना है। ठीक है, टाइम कम है लेकिन काम रखना है, नर्व्स कंट्रोल में रखनी है अपनी। तो ये पढ़ते हुए मैं इसमें सर्कल कर सकता हूँ स्टेक होल्डर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये स्टेक होल्डर हो गया मेरा पहला। दूसरा लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, स्टेक होल्डर हो गया। तीसरा क्राइम फाइटिंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से। तो ये मेरा एक इशू इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे कि अडॉप्ट कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी को क्राइम फाइटिंग के लिए। दे इम्प्लीमेंटेड अ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम दैट इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग surveillance cameras across the city, allowing real-time identification and tracking of individuals. The system was intended to assist in identifying known criminals, missing persons, and suspects in ongoing investigation. तो known criminals, missing persons, suspects मेरे stakeholders हो गए, and so on. ठीक है, अब ये केस मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है इसमें आगे क्या है कि एक इवेंट रिपोर्ट होगा एक वुमेन के साथ जिसमें थेफ्ट का इवेंट होगा, और उसमें मास्क पहना हुआ है उस क्रिमिनल ने, और फिर जो वहाँ पे प्रशासन है वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, एंड दे एंड अप कैचिंग अ रॉन्ग क्रिमिनल। वो इनोसेंट बंदा था जिसको पकड़ लिया। तो लास्ट में इन्होंने डिलेमा के सॉर्ट में क्या दिया कि फेशियल रिकॉग्निशन लेड टू इम्प्लीकेटिंग अ क्रिमिनल एन इनोसेंट। तो इसमें इश्यूज इन्वॉल्व क्या है, पुलिस ने क्रिमिनल को छोड़ तो दिया, उस बंदे को छोड़ तो दिया, बट उसकी रेपुटेशन हैम्पर हुई, उसकी फैमिली को एविक्ट कर दिया गया, उसकी जॉब पे भी बात आ सकती है, और प्लस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुए। तो लास्ट 4 लाइंस में इन्होंने इश्यूज दिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड एंड व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंप्लीकेशंस ऑफ अडॉप्टिंग सच टेक्नोलॉजीज। तो केस स्टडीज को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोचेस है, और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप हर केस स्टडी को डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करो। एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं एक पैटर्न रट कर आया हूं और वो पैटर्न मैं हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं। तो जैसे मैं जनरली यही करता था, मैं स्टेक होल्डर अप्रोच, फिर इश्यूज इन्वॉल्व, और फिर केस पे आता था, फिर डायग्राम और कंक्लूजन, ये मेरा पैटर्न रहता था। लेकिन ओवर द इयर्स मैंने भी इसको थोड़ा इवॉल्व करा था। अब इन्होंने शुरू करा है करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड से। तो ये एक बढ़िया अप्रोच है केस स्टडी को शुरू करने की। हो सकता है ये सेकंड नंबर की केस स्टडी हो, जो पहले इससे केस स्टडी आया उसमें आप स्टेक होल्डर अप्रोच फॉलो कर लीजिए। स्टेक होल्डर इश्यूज इन्वॉल्व, ये इसमें आपने करंट अफेयर्स कर ली। हर बार एक लॉ बेस्ड केस स्टडी जरूर आती है, आरटीई पे या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन पे, तो उसमें लॉ का बैकग्राउंड दे दीजिए इंट्रो में। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है, इसमें इन्होंने करंट अफेयर को यूज करा है। फिर
इश्यूज इन्वॉल्व इन द अबव केस, सेपरेट हेडिंग बन गई है, वही वाली बात, आंसर इज रेड वर्टिकली। और पॉइंट्स यूज करें 1 2 3। अब दो ही पार्ट है क्वेश्चन के, एक तो आपको इश्यूज बताने और आपने मेजर्स बताने, 20 मार्क का केस है, तो सेपरेट मार्किंग नहीं दी है। जीएस 1 में मैंने देखा है कि सेपरेट मार्किंग भी दी होती है पार्ट्स पे, कि अगर 12.5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 + 7.5 कई बार होता है, ऐसे दिया होता है। यहां नहीं दिया है तो आप एज्यूम करके चलोगे कि 10-10 मार्क्स के दोनों पार्ट्स हैं। तो अगर पहला पार्ट मेरा 10 मार्क का है तो आई हैव टू राइट 10 पॉइंट्स, मुझे 10 इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस लिखने ही हैं। वो 10 इश्यूज कैसे बनेंगे? पहला तो आपका क्वेश्चन ही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है केस स्टडी में, तो इश्यूज यहीं पे लिखे हुए हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो था उसने मिस आइडेंटिफाई करा था इंडिविजुअल को, ये पहला इशू हो गया। दूसरा हो गया कि पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों करी, क्या कोई और लेयर उन्होंने एक्सप्लोर करी थी या नहीं करी थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा हो गया रेपुटेशन उसकी टार्निश हुई। चौथा हो गया उसकी फैमिली को भी इम्पैक्ट हुआ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मेंटल हेल्थ आपका एक इशू हो गया। फिर उसकी जॉब पे बात आ सकती है, वो इशू हो गया। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक इशू हो गया, यूपीएससी कई बार पूछ चुका है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस एथिक्स पे, इंटरनेट एक्सपेंशनिज्म, डिजिटलाइजेशन, ई गवर्नेंस, और ये केस स्टडी भी सिमिलर लाइन पे है। तो आप, मेरी एडवाइस ये है कि इस अप्लाइड एथिक्स के एरिया में आप टर्म्स प्रिपेयर करके रख लो, या फिर चैप्टर वाइज अप्लाई करने की कोशिश करो। कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस अगर मैं बोलूं तो उसमें कोई थ्योरी से लिंक करने की कोशिश करो। कि इशू में आप लिख सकते हो कि डिओंटोलॉजी तो ये बोलेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर था उसने सही करा, ही इज डूइंग द ड्यूटी। लेकिन टीलोलॉजी क्या बोलेगा, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी क्या बोलेगी कि जो एंड रिजल्ट था वो गलत हुआ। तो ऐसे करके भी आप इश्यूज यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ इश्यूज तो केस से पिक करे इन्होंने भी, और कुछ में इन्होंने एथिक्स का यूज करके सिलेबस का यूज करा। फिर आपका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आप मेजर्स बताओगे। अब मेजर्स टेक्नोलॉजी के बताना बहुत आसान है, वो आपने जीएस में अक्रॉस द सब्जेक्ट्स पढ़ा है, सोसाइटी में, जीएस 2 में, जीएस 3 में। लेकिन चैलेंज वही है, ये एथिक्स का पेपर है तो एथिक्स के पॉइंट आने चाहिए। कुछ पॉइंट्स तो ऑफ कोर्स नॉर्मल होंगे, एथिक्स के जो नहीं होंगे, लेकिन जैसे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड, तो चलो नॉर्मल पॉइंट हो गया। कोडिफाइड रूल्स, कंडक्ट रूल्स जो होते हैं या एथिक्स जो होते हैं वो सिलेबस से पॉइंट आ गया। फिर मेक सिटीजन्स मोर अवेयर, ये जनरिक मेक सिटीजन्स मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स अगेंस्ट डिटेंशन, ये पॉलिटी का एक पॉइंट हो गया। फिर मैन शुड नॉट बी यूज्ड एज अ मीन्स टू एंड, ये कांस फिलोसफी। तो मुझे स्पेसिफिकली ये पॉइंट डिस्कस करना था यहाँ पे। हमें जो भी थिंकर और थ्योरीज लिखते हैं, चाहे सेक्शन ए में चाहे सेक्शन बी में, वो ऐसे लिखने हैं पासिंग रेफरेंस में। यहाँ पे कांत की फिलोसफी को एक्सप्लेन नहीं करना है, दैट इज नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है कि कांत की एक फिलोसफी है, उसका ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, ये यूज ह्यूमन शुड बी यूज्ड एज एन एंड, ह्यूमन शुड नॉट बी यूज्ड एज एन मीन्स बट एंड इन इटसेल्फ। तो ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है और इन्होंने पासिंग रेफरेंस में उसको मेंशन करा है। कभी एक्सप्लेन मत करना, अगर थ्योरी बढ़ जाती है, एप्लीकेशन कम हो जाता है अगर, तो मार्क्स कम हो जाते हैं। जितना एप्लीकेशन होगा, थ्योरी पासिंग रेफरेंस में होगी, मार्क्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि आपने एग्जामिनर को बता दिया अपनी टेक्निकल नॉलेज और आपने उसको अप्लाई भी कर दिया। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट था। और लास्ट में इन्होंने कोट से एंड करा है और वे फॉरवर्ड अप्रोच दी है, जिसमें अगेन एथिक्स के कीवर्ड्स आ गए हैं जैसे कि लिबर्टी, डिग्निटी। तो ओवरऑल अप्रोच बहुत बढ़िया है। इसमें जो एक कमी है मेरे हिसाब से वो डायग्राम की है। इन्होंने स्टेक होल्डर्स बताए थे डायग्राम में, लेकिन आप एक्सप्लिसिट डायग्राम बना सकते हो एथिक्स में, खास करके केस स्टडीज में, क्योंकि केस स्टडी 20 मार्क की होती है। हो सकता है कि आप सेक्शन ए में डायग्राम ना बना पाओ, लेकिन प्लीज सेक्शन बी में जरूर बनाना हर क्वेश्चन में। अब ये दूसरी केस स्टडी है, ये जो पिछली केस स्टडी थी वो पब्लिक स्फेयर से थी, ये केस स्टडी है लॉ रिलेटेड केस स्टडी है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस,
या फिर वर्क कल्चर या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड केस स्टडी हर बार आती है यूपीएससी में, एक ना एक केस ऐसा, वो वैसा केस है कि एक इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी कंपनी में और वहां पे फिर जॉब्स ऑफर होती हैं, लेकिन एक विमेन एम्प्लॉय रीना, उसको लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उसे अप्रोच कर रहा है, और फिर उसके जो कोवर्कर्स हैं उन्होंने भी नोट करा है, और कंपनी की ऐसी पॉलिसी है कि अगर आपको कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट लगता है तो आप मैनेजरियल चैनल से उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी वो खुद श्योर नहीं है कि जो उसको लग रहा है वो सही है या नहीं है, मैनेजर सही में वीपी ऐसे अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो डिलेमा है। और फिर उनके पास क्या ऑप्शंस है, उनके क्या मेरिट डीमेरिट है, वो आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अब 3 पार्ट्स हैं। पहला तो डिलेमा क्या है, दूसरा है कि ऑप्शंस क्या है, मेरिट डीमेरिट क्या है, और हाईलाइट द कोर्स ऑफ एक्शन दैट शुड बी टेकन। जब भी मेरिट डीमेरिट आए, ये याद रखना कि अगर मेरिट और डीमेरिट दोनों पूछे गए हैं तो ऑप्शंस ज्यादा मत देना। मान लो अगर आपने यहाँ पे 5 ऑप्शंस दे दिए, फिर हर ऑप्शन के आपको 2-2 मेरिट 2-2 डीमेरिट तो लिखने ही पड़ेंगे, तो पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 2+2 दैट इज 20 पॉइंट्स। वो लिखने में बहुत टाइम जाएगा। तो आपका थर्ड पार्ट तक आप कैसे पहुंचोगे और फिर बाकी केस स्टडीज कैसे होंगी। तो ये टाइम मैनेजमेंट की आर्ट है केस स्टडीज में। जब ऑप्शंस के साथ मेरिट डीमेरिट भी पूछते हैं, मैं 3 पॉइंट से ज्यादा ऑप्शंस नहीं लिखता था। 3 पॉइंट्स अगर मैं लिख रहा हूं ऑप्शन में, तो मैं सबके 2 मेरिट 2 डीमेरिट दूंगा, तो ओवरऑल मेरे फिर भी 12 पॉइंट्स होते हैं। 5 या 6 पॉइंट मैं यहां दूंगा डिलेमा में, 12 पॉइंट्स हो गए मेरे ऑप्शंस के मेरिट डीमेरिट मिला के, प्लस 5 या 6 पॉइंट्स मेरे कोर्स ऑफ एक्शन के हो जाएंगे। तो ओवरऑल केस में मेरे आराम से 20 पॉइंट्स हो जाएंगे, जिसमें इंट्रो भी होगा, जिसपे स्टेक होल्डर्स मेंशन होंगे, इश्यूज मेंशन होंगे, डायग्राम होगा, एथिक्स के कीवर्ड्स, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स की पासिंग रेफरेंस के साथ होंगे। तो एनीवे मैं 11 से 12 मार्क्स स्कोर करूंगा आउट ऑफ 20। तो अब इन्होंने यही करा है कि इन्होंने फिर करंट अफेयर बैकग्राउंड की वो अप्रोच यूज करी है इंट्रो में। आप इसमें स्टेक होल्डर्स बता सकते हो, क्योंकि इस केस में काफी स्टेक होल्डर्स है, जैसे रीना, कोवर्कर्स और मैनेजर, वीपी, कंपनी। ठीक है, तो ये आप इस पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, उसको भी स्टेक होल्डर बना सकते हो। कई स्टेक होल्डर होते हैं जो एक्सप्लिसिटली मेंशन होते हैं केस में, कई होते हैं जो इम्प्लिसिट होते हैं, जैसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इसमें इम्प्लिसिट है। हर ऑर्गेनाइजेशन जो जहां पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट मैंडेट होता है, तो उनको ये होता है कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी होती है, तो उसको आप यहाँ पे स्टेक होल्डर बना सकते हो। तो ये इंट्रो हो गया। उसके बाद इन्होंने पॉइंट्स में डिलेमास बता दिए हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने भी वही कहा था कि मैं लगभग 5 या 6 पॉइंट्स इस पे लिखूंगा, क्योंकि 3 सब पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। उसके बाद ऑप्शंस इन्होंने 4 दिए। अब देखो, पहला ऑप्शन हो गया, उसके कितने पॉइंट्स हुए, यहाँ पे 5 पॉइंट आ गए। फिर दूसरा ऑप्शन हो गया, और 5 + 4 9 पॉइंट हो गए अब तक। फिर तीसरा ऑप्शन, और यहाँ पे 9 + 4 13 पॉइंट्स, और ये लास्ट ऑप्शन है जिसमें कि 13 + 3 16, तो 16 पॉइंट्स लिखे हैं। आई एम डेड श्योर कि टाइम ज्यादा लगा होगा आपको। ये केस स्टडी आप मान के चलो 10 से 12 मिनट में अगर करनी है, बाकी क्वेश्चंस भी अगर टाइमली कंप्लीट हुए तो जाके 10 से 12 मिनट होते हैं, और इतने पॉइंट्स लिखने में टाइम जाता है। तो प्लीज ये स्किल डेवलप करो कि अगर मेरिट डीमेरिट दोनों पूछे हैं और 3 सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो आप सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखोगे। अगर 2 सब पार्ट है क्वेश्चन के, तब आप 4 पॉइंट्स ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद पार्ट सी पर आ गए हैं कि मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इसमें कोर्स ऑफ एक्शन इन्होंने बहुत बढ़िया लिया है कि मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करूंगा वीपी से, ना कि मैं मैनेजर से बोलूं पहले मैं बात फैलाऊं इधर उधर। मैं वीपी से डायरेक्टली बात करूंगा कि भाई ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इट इज नॉट डिसेंट, डोंट डू दैट। अगर वीपी नहीं सुनते हैं तो मैं मैनेजर से बात करूंगा। अगर मैनेजर भी नहीं सुनता है तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या लोकल कंप्लेंट्स कमेटी जो भी है वहां पे केस फाइल होगा। तो ये बहुत ही बेसिक क्रोनोलॉजी है जो इन्होंने अच्छे से फॉलो करी है इस आंसर में, और लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दिया। तो पूरी कॉपी में आपने नोट करा होगा, चाहे सेक्शन ए में चाहे सेक्शन बी में, सब में इन्होंने ये जो लर्निंग्स है वो मैं बता देता हूँ।
हर क्वेश्चन में इन्होंने इंट्रो दिया है, प्रॉपर कीवर्ड्स को डिफाइन करा है, हर क्वेश्चन में कंक्लूजन दिया है, एग्जाम्पल्स यूज करे हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में फिलोसफर्स, थिंकर्स, पासिंग रेफरेंस में मेंशन करे हैं, पॉइंट्स में आंसर लिखा है, सेपरेट हेडिंग्स यूज करी हैं, थ्योरी को पासिंग रेफरेंस में यूज करा है, थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करी है, एप्लीकेशन पे फोकस है, और एथिक्स आया है आंसर्स में, जेनरिक आंसर नहीं है। तो ये ओवरऑल एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में रखनी होती है। ये टफ है, प्रैक्टिस से आती है, एंड नो डाउट ऐसे आंसर्स लिखने के बाद यूपीएससी ने भी इनको रिवॉर्ड करा है सफिशिएंटली 140 मार्क्स देके। सो आई होप इस सेशन में आपको कुछ ना कुछ यूनिक कुछ अप्रोच मिली होगी सेक्शन ए और सेक्शन बी एथिक्स आंसर राइटिंग को डील करने के लिए। थैंक यू। अगर कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।